और अब मैं 13 ईयर्स के बाद तो ये बस छोटा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि इस स्लाइड पर जो आप ये कंपनीज देख रहे हैं बेसिकली वो कंपनीज हैं। फर्स्टली अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो ये मेरी यूनिवर्सिटी थी मानहाइम। मानहाइम वो शहर है जहाँ पर पहली गाड़ी दुनिया की बनी थी। जस्ट अगर आपके एक छोटे सा मैं फन फैक्ट दूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए अपनी इंजीनियरिंग के दौरान हंगरी क्या था वहाँ पर मैंने एक्सचेंज सेमेस्टर किया। और ये वो सारी कंपनीज हैं जहाँ पर मैंने जॉब की है और ये मेरा अपना स्टार्टअप है जो जर्मनी में है। तो कहने का मकसद ये फिट करना चाहते हैं तो जॉब का पर्सपेक्टिव हो, आप किसी और मुल्क मूव करना चाहते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देयर इज अ लॉट जो आप वहाँ पर कर सकते हो। खैर, तो ये मेरे बारे में था। और अब वाई जर्मनी पे आ रहे थे। मेरे ख्याल में तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम है मेरे पास। मैं 25 मिनट्स के अंदर इसको थोड़ा शॉर्ट रखूंगा और उसके बाद हम Q&A में ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं चीज़ों की। तो वाई स्टडी इन जर्मनी, ये मैंने मैप पर बेसिकली जर्मनी की लोकेशन सबसे पहले दिखाई है और मेरे ख्याल में यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जर्मनी चूज करने का, क्योंकि आप देखते हो कि सेंट्रल यूरोप में ये कंट्री है जिसके आसपास स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, यूके। तो इतना बेहतरीन तरीके से पोजीशन्ड है यूरोप में कि अगर आपने यूरोप में कोई बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो इसकी लोकेशन फर्स्टली बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंडली, जो इंडस्ट्री नेटवर्क है यहाँ पर, अगर देखा जाए जीडीपी के लिहाज से तो यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट जर्मनी है। दुनिया में भी थर्ड या फोर्थ नंबर पर जर्मनी जीडीपी में आता है और मेनली इंडस्ट्री उनका एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ रही है। तो अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो और अगर इंजीनियरिंग से नहीं भी हो, फाइनेंस से भी हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस वहाँ पर बनी हुई है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जहाँ तक बात करें, जब आप पाकिस्तान से निकलते हो तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यार क्या लोकल पाकिस्तानीज़ आपको मिलेंगे, इंडियंस, देसी कम्युनिटी वहाँ पर होगी और कितने ओपन माइंडेड हैं वो इंटरनेशनल्स को लेके। तो ऑफ कोर्स कुछ एरियाज़ हैं जो कि शायद बहुत वेलकमिंग ना हो, लेकिन ओवरऑल जर्मनी अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज़ हो गया है। तो अरबिक फूड हो, हलाल खाने, ये सब चीज़ें आपको बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। और करियर पाथवे की जिस तरह मैंने बात की कि वो काफ़ी स्मूथ उन्होंने कर दिया है कि एक तो आपकी क्योंकि फ़ीस कोई एज़ सच नहीं होती आपको पढ़ने की, और उसके बाद भी अगर आपने जॉब ढूँढनी है तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद पीएचडी अगर आपने रिसर्च में जाना है तो वो भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। खैर, तो एक-एक करके इन चीज़ों को थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है समझना जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम किस तरह है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि मेनली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पब्लिक और प्राइवेट, तो जर्मनी में थोड़ा-सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स वहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर पब्लिक हैं, यानी गवर्नमेंट ओन्ड है। और उसके अंदर 2-3 कैटेगरीज़ हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये टीयू होता है। ये थोड़े-से रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पीएचडी करनी है या मास्टर्स करना है जिस जो लीडिंग टू पीएचडी हो, तो आपका फ़ोकस ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ पे होना चाहिए। अगर आप मेरी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो और अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बिज़नेस बनाना चाहते हो, तो आई थिंक ये वाली ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ इसको इंग्लिश में कहते हैं, जर्मन में होchschule इसको कहा जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपको डिग्री के दौरान ही वो इंटर्नशिप्स कराते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज़ टू इंडस्ट्री आप अपनी बैचलर्स करते हो। इनका बैचलर्स और मास्टर्स की वैल्यू सेम ही है, लेकिन ये है कि थोड़ी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक रिसर्च ओरिएंटेड और दूसरी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद ये स्पेशलाइज़्ड कॉलेजेस हैं, ये डिग्रीज़ नहीं करवाते आपको बैचलर्स मास्टर्स की। ये वो होता है कि अगर आपने कोई स्पेशलिस्ट बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक म्यूज़िशियन बनना है, आपने एक टीचर बनना है, तो ये इस तरह के उनके स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ होते हैं जो कि 3 साल के होते हैं। और वो भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन आई गेस हम लोग ज़्यादा फ़ोकस इस सेमिनार में यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ पे करते हैं। तो ये दोनों आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अच्छा, तो सिस्टम होता किस तरह है, क्योंकि जनरली लोग वहाँ पर मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाते हैं, तो एक मास्टर्स प्रोग्राम 1.5 से 2 साल तक का होता है। 1.5 साल का प्रोग्राम होगा। अगर आप मतलब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर उसके अंदर एक इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, अगर एक कंपल्सरी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, तो जनरली वो 2 साल का हो जाता है। यानी 2 से 3 सेमेस्टर्स थ्योरेटिकल होते हैं और एक सेमेस्टर आपका प्रैक्टिकल या मास्टर थीसिस होता है जनरली स्पीकिंग। और उसके अलावा जो
जो दूसरी ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स ये है, अगर आप पीएचडी के लिए वहाँ पर जा रहे हो, तो अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ स्टडी है, बैचलर्स, मास्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि 16 इयर्स प्लस मास्टर्स ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप पीएचडी फेलोशिप्स के लिए भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो जनरली पेड होती है। उसमें आपको कोई मतलब अपनी लिविंग भी उसमें जनरली स्पीकिंग कवर्ड होता है। तो मैं पर्सनली अभी जिस तरह चाइना में पढ़ा हूँ, पाकिस्तान में मैंने स्कूलिंग की थी, तो अगर मैं इन कंट्रीज़ से कंपेयर करूँ तो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब एक जो बड़ा सिंपल बेसिक सी बेसलाइन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके पास कि कोई अटेंडेंस नहीं लगवानी है आपने, कुछ कंपल्सरी लैब्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, लेकिन जनरली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है। तो आप ये है कि आप साथ में काम भी कर सकते हो और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो बहुत अच्छे, हाइली क्वालिफ़ाइड होंगे और उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। तो बड़ी अच्छी आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं वो पढ़ाने में। और एग्ज़ाम्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, तो वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई होता है, तो इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ चाहे नस्ट, एनईडी, आईबीए हों, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स आते हैं मास्टर्स के लिए, बहुत केसेज़ में ऐसा होता है कि वो पास नहीं कर पा रहे होते अपने सब्जेक्ट्स। तो बस ये बात दिमाग में रखनी है, अगर आप जर्मनी को कंसिडर कर रहे हो, तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एज़ वेल। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद अब हम चलते हैं कि एक टिपिकल एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कैसे करनी होगी, कि आपने कहाँ से शुरू करना होगा और कहाँ पर जाकर आप फिर जर्मनी में लैंड करते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि भई आपने रिसर्च करनी है कि आप, और उसके लिए मैंने अभी लिंक्स अगली स्लाइड्स में हैं कि कौन-सी यूनिवर्स किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी ढूँढनी है, किस तरह स्कॉलरशिप ढूँढनी है, और ये सब चीज़ें तो आपका फर्स्ट मतलब टॉपिक होगा कि बैचलर्स के बाद मैंने कहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी है, क्या बर्लिन में है, म्यूनिख में है, हैम्बर्ग में है, जो बड़े शहर हैं, या मैंने छोटे शहरों में जाना है, मैंने किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह की यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए और वो किस रीजन में हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि ज़रा फाइनेंस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ हैं जो इंडस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको नेविगेट करना होगा, उसके हिसाब से आप चलें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर ऑफ कोर्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, मोटिवेशन लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, जनरली स्पीकिंग इंग्लिश ही चाहिए होती है क्योंकि इंग्लिश में आप जा रहे होते हो। तो आईएलटीएस का आपका 6.5 के अराउंड जनरली रिक्वायर्ड होता है। और फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, तो एक थर्ड पार्टी पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, जिसका नाम है यूनी असिस्ट। इसका मैं अभी और डिटेल देता हूँ आपको। उस पोर्टल के थ्रू आपने पर एप्लीकेशन एक फ़ी होती है, जिसके थ्रू फिर आपकी एप्लीकेशन ये लोग स्क्रूटनाइज़ करते हैं और फिर आपको एक्सेप्टेंस देते हैं यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन में। और जैसे ही आपको इनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन मिलती है, उसकी बेस पर फिर आगे आप प्रोसीड करते हो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो मेन जो चैलेंज होता है वो फंडिंग का ही होता है कि जर्मनी में आपको, क्योंकि ट्यूशन फीस तो है नहीं, तो आपने बेसिकली अपनी लिविंग कॉस्ट ही कवर करनी होती है। वो अभी हम मैं थोड़ा-सा और इसकी डिटेल में बताऊँगा, तो वो आपने कवर इस तरह करना होता है कि आपने ब्लॉक करवाना होता है अकाउंट विद दैट अमाउंट ऑफ मनी, यानी मेरे पास 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस मेरे पास हैं, जो अभी करंटली तकरीबन 12,000 यूरो के अराउंड है। पाकिस्तानी 39 लाख 40 लाख के अराउंड ये बनता है। अब ये पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है, ये सिर्फ़ पैसा वो है जो आपने ब्लॉक करवाना है 1 साल के लिए, और वो हर 1-1 महीने आपके वो पैसे रिलीज़ होते जाते हैं सॉर्ट ऑफ 3-3 लाख करके, और वो फिर आपको 1 साल में वापस मिल जाएँगे। तो मतलब जर्मनी की सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस अच्छे प्लान आउट करो, तो आप जर्मनी मूव कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। ब्लॉक करवाना इम्पोर्टेंट है, खर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसके बाद ये है कि जैसे ही आपने वो चीज़ फंडिंग कर ली अरेंज, तो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और वीज़ा पिछले कुछ सालों में काफ़ी चैलेंजिंग हुआ था क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा-सा चेंजेस किए हैं, जिसकी वज़ह से वीज़ा एप्लीकेशंस रिलेटिवली ईज़ी हो गई हैं, अगर आपके पास एडमिशन लेटर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हाथ रेज़ कर दें या चैट में लिख दें। मुझे चैट नज़र नहीं आ रही, लेकिन गज़ाली भाई मुझे बता देंगे अगर कोई क्वेश्चन हो। बाकी हम एंड पे द क्यू एंड ए रखेंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज़ हैं जिनसे आपको हेल्प होगी इस सारी चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, तो वो मैं बता दूँ। जो रिसर्च वाली बात है कि यार मैं कौन से प्रोग्राम, मुझे कहाँ से मिलेंगे प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी जाके तो नहीं सर्च कर सकता। तो उसके लिए ये वेबसाइट आप प्लीज़ चेक कर लो, DAAD.de। इसकी एक पिक्चर भी अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी के कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़
आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ कराती हैं, किस रीजन में आपने जाना है, उसके आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप नैरो डाउन कर लोगे कि यार मैं कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ बेस्ड ऑन मेरे क्रेडेंशियल्स, यानी मेरा जीपीए क्या है, मेरा आईएलटीएस स्कोर क्या है, और उसकी बेस पर फिर आप एप्लीकेशंस डाल सकते हो। अब एप्लीकेशन डालने की जहाँ तक बात है, तो हम सेकंड पॉइंट पर आ जाएँगे, यूनि असिस्ट। ये वो पोर्टल है जो आपकी एप्लीकेशंस में डील करता है कि अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में अप्लाई करना है साइकोलॉजी में, मास्टर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर फिर मैं वो सिलेक्ट डाउन करूँगा और यूनि असिस्ट के थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशन डालूँगा। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एफएससी किया हुआ है, तो ये एक वेबसाइट है जो आपकी डिग्री रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है। तो जनरली स्पीकिंग पाकिस्तानी डिग्रीज़ वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं एचईसी से, अगर आपका रिकॉग्नाइज़्ड है, इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर एफएससी या आईसीएस के बाद आप आ रहे हो, तो कभी-कभार ये चैलेंज आ सकता है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप चेक कर सकते हो कि यार क्या मेरी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। उसके बाद मेक इट इन जर्मनी एक इन्होंने नया प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जो कि बहुत अच्छा है समझने के लिए कि यार जॉब मार्केट कैसी है, कौन से इन डिमांड प्रोफ़ेशंस हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ीलिंग लेने की कि जर्मनी मूव करने के बाद मेरी लाइफ़ कैसी होगी, मेरा प्रोफ़ेशन, मेरा करियर कैसा होगा। उसके लिए आप मेकिटिनजर्मनी.com ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ़ कोर्स जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान अ, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशन कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मैं पर्सनली समझता हूँ, मैंने खुद भी उस टाइम कोई कंसल्टेंट एज़ सच यूज़ नहीं किया था। अगर आपका थोड़ा-सा भी एप्टीट्यूड है, तो एक एप्लीकेशन डालना, एक्सेप्टेंस लेना और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए जनरली स्पीकिंग आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑफ़ कोर्स इफ यू वांट टू मेक इट ईज़ी, ये वो ऑप्शन तो होती है। तो ये एसेंशियल वेबसाइट्स हैं आई गेस जो चलिए भाई, आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। उसके मैं अलावा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। जी, जी। हमारे पास 10 मिनट हैं, तो काइंडली इसको थोड़ा जल्दी कवर कर लें, क्योंकि बस ठीक है। 10 मिनट बाद श्योर, हमको होनी है। ठीक है, श्योर, श्योर। अच्छा, तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म फॉर एग्ज़ाम्पल लिखो कि भई आपने किस लैंग्वेज में पढ़ना है, किस टाइप का कोर्स, मास्टर्स, बैचलर्स और किस फ़ील्ड में आपने जाना है। तो इस तरह आप सर्च करते हो एक कोर्स, राइट? मैं अब थोड़ी-सी स्पीड पकड़ता हूँ। बाकी जो बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ तक बात थी, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपके ऑफ कोर्स जीपीए क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिस तरह मैंने बताया आईएलटीएस आपको चाहिए, सीवी, मोटिवेशन लेटर और जीआरई जनरली नहीं चाहिए होता। मतलब कोई एडिशनल एग्ज़ाम्स जनरली स्पीकिंग नहीं चाहिए होते, लेकिन कुछ डिग्रीज़ में जीमैट या जीआरई चाहिए हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हो डार्ट की वेबसाइट से। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा एसेंशियल्स। ये आई थिंक काफ़ी बेसिक है कि जर्मन एम्बेसी जो है एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। तो बेस्ड ऑन योर रेज़िडेंस, अगर आप सिंध या बलूचिस्तान के रेज़िडेंट हो तो आप कराची से अप्लाई करते हो। बाकी लोग सारे इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद पे काफ़ी लोड होता है और एज़ मेंशन्ड €12,000 वो है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग जो आपको ब्लॉक कराना होता है। अब हम उस पे थोड़ा-सा आ जाते हैं कि अगर आपने जब जर्मनी मूव कर लिया, तो अब आपने किस तरह आपकी लाइफ़ जनरली होती है। तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली आपका मंथली बजट थोड़ा-सा अगर आप अच्छा स्पेंड कर रहे हो, तो 800 के अराउंड होता है। 300-350 में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रा महँगी है, वो 150 आप लगा लो, तो 500 आपका बेसिक कॉस्ट हो जाएगी। 300 के अंदर आप अपनी ग्रोसरीज़ और थोड़े बहुत कपड़े, थोड़ा बहुत आगे-पीछे ट्रैवल करना, वो हो जाता है। 20 आवर्स अ वीक आपको अलाउड होता है काम करना, पार्ट टाइम अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ। और जनरली स्पीकिंग अगर आप 20 आवर्स अ वीक काम कर रहे हो, तो मिनिमम वेज भी अगर आप लेते हो, मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हो या किसी फैक्ट्री में, तो आप अपने एक्सपेंसेस ये कवर ईज़िली कर लेते हो। इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, प्रोवाइडेड कि आप किसी अच्छे शहर में हो जहाँ पर जॉब्स की इश्यूज़ नहीं है। और बाकी मंथली ये रेंट डिपॉज़िट, हाँ, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है, 1 महीने का रेंट आपने देना होता है और 1-2 आपने जो है वो डिपॉज़िट कराना होता है, तो स्टैंडर्ड वही। स्कॉलरशिप की तरफ मैं थोड़ा-सा आ जाता हूँ। जो डार्ट वेबसाइट है, वो बेस आपकी चीज़ है जिसमें आप स्कॉलरशिप्स भी ढूँढ सकते हो और डार्ट की स्कॉलरशिप्स होती हैं। पीएचडीज़ के लिए बहुत आपको चेक करना होगा। यूनिवर्सिटी की लोकल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं क्योंकि वैसी वो फ़ीस नहीं ले रहे होते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इतनी वो और चीज़ें ऑफ़र नहीं करते। पीएचडीज़ आर मोस्टली फंडेड, पीएचडी में ऐसा इश्यू नहीं है, अगर आपको प्रोफ़ेसर से बात हो गई है, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एज़ सच एक प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइवल इन जर्मनी आई गेस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री इन जर्मनी इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मैंने जैसा बताया कि काफ़ी लोग फेल होते हैं, ड्रॉप आउट रेट हाई है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जर्मन लैंग्वेज, बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। मेरे पर्सनली ख्याल में ये आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, और किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो और उर्दू नहीं बोलते, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप किसी जगह पर इन नहीं हो पाते, इट मेक्स योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। तो इसलिए जर्मन, चाहे आपकी डिग्री इंग्लिश में हो, चाहे आपकी पीएचडी इंग्लिश में हो, मैं ज़रूर आपको ये मशवरा दूँगा कि अपना माइंड बनाएँ कि मैंने जर्मन सीखनी है। क्योंकि जर्मन सिर्फ़ जर्मनी में नहीं, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में भी बोली जाती है, जो बहुत बड़ी अच्छे थ्राइविंग कंट्रीज़ हैं। बाकी माइंडसेट अपना थोड़ा-सा ओपन रखें कि यार डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलिजन वहाँ पे फॉलो होता है, तो आई एम ओपन फॉर दैट। और फाइनेंसेस का ट्रैक रखना इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे ख़्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है कि जॉब मार्केट किस तरह की है जर्मनी की। तो जर्मनी की जॉब मार्केट ऑफ कोर्स बहुत ही डाइवर्स और बहुत अच्छी मार्केट है स्टिल नाउ। अभी कुछ थोड़े से चैलेंजेस आए हुए हैं, लेकिन जो मेन सबसे हॉट सब्जेक्ट्स हैं वो आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें तो पाकिस्तानीज़, इंडियंस वैसे भी काफ़ी अच्छी तरह हायर होते हैं। डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी वाली साइड पर भी ऑप्शंस काफ़ी हैं। तो अगर आप इस टेक बैकग्राउंड से हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होंगी। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि थोड़ा-सा कन्वेंशनल एरिया है, तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आपके काफ़ी काम आते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट में अगर आपको जर्मन आती हो तो काफ़ी फ़ायदा है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शॉर्टेज हेल्थ केयर में भी, मुझे नहीं पता यहाँ पर अभी कोई सुनने वाले हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं या जो लोग इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं। इसमें बहुत क्रिटिकल शॉर्टेज है, तो ये एक वो चीज़ है जहाँ पर आप अच्छा और सेटल कर सकते हो। लेकिन इसके प्रोसेस काफ़ी लंबा है। मेडिसिन करना जर्मनी में या अपनी डिग्री पाकिस्तानी यहाँ पर एक्रेडिट करवाना, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, लेकिन शॉर्टेज बहुत बड़ी है। बाकी ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब्जेक्ट्स, ये पॉइंट्स वो हैं जहाँ पर बहुत काम हो रहा है वहाँ पर, और इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एज़ आई सेड बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को एआई टूल्स पर थोड़ा-सा हाथ अपना स्ट्रॉन्ग रखें। जो आई गेस ये भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब मैं वहाँ पर आ गया तो मेरी वीज़ा सिचुएशन किस तरह होती है, मैं किस तरह नेविगेट करूँगा। तो आप जब वहाँ पर मूव करते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, आप ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल जाता है 1 साल का, उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना होता है अपनी डिग्री पीरियड के लिए। और जैसे ही आपने ग्रेजुएट किया, तो उसके बाद फिर ये है कि आपकी सैलरी की बेसिस पर 2 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं। एक ब्लू कार्ड होता है, जो थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और ये कोई मिलना मुश्किल नहीं है। जर्मनी में ये इश्यू नहीं है कि यार ये कंपनी मुझे वीज़ा देगी या नहीं। वीज़ा मिलना जॉब के साथ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड होता है कि ये होगा ही होगा। वो एज़ सच मसला नहीं है। लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक वर्क वीज़ा है और एक ब्लू कार्ड है। तो ब्लू कार्ड, अगर आपकी सैलरी 45 के या 50 के ईयर से ज़्यादा है, तो आपको ब्लू कार्ड मिलता है, अदरवाइज़ वर्क वीज़ा। और एक और नई चीज़ उन्होंने जो लॉन्च की है वो जॉब सीकर वीज़ा है। तो अगर आप टेक से हो, आईटी से हो या किसी भी हॉट एरिया से हो और जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है जर्मनी में, तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके भी जर्मनी एंटर हो सकते हो। आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप बेशक गूगल करें या हम क्यूएनए में भी बात कर सकते हैं। और जैसे ही जब आपने जॉब कर ली, 33 मंथ्स अगर आपने जॉब की है ब्लू कार्ड पर, तो या अगर आपने B1 जर्मन का लेवल होता है, एक जर्मन लेवल आपका इतना है, तो आप परमानेंट रेज़िडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको फिर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जर्मन सिटीज़नशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 5 इयर्स ऑफ लीगल रेज़िडेंस के बाद आप B1 लैंग्वेज अगर आप कर लेते हो, तो जर्मन सिटीज़नशिप भी आप ले सकते हो। एक लास्ट चीज़ आई गेस, जो इसको थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर लूँ कि अभी सिचुएशन क्या है, आई गेस 2-3 मिनट और रह गए हैं। वो ये है कि ये मैंने अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर्मनी का है 1991 से 2024 में। तो आप जिस तरह देखोगे कि दरमियान में एक बहुत बड़ी पीक आई थी 2000, अर्ली 2000, मिड 2000s में। और पिछले 10 साल जर्मनी ने बहुत ज़बरदस्त गुज़ारे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। बहुत लो अनएम्प्लॉयमेंट थी और बहुत थ्राइव कर रही थी इंडस्ट्री। रिसेंटली कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं जर्मनी में, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी-सी बढ़ रही है। इट कैन बी अलार्मिंग, बस मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि आप रेडी रहो कि इट्स नॉट द स्वीटेस्ट टाइम एज़ इट वाज़ 2015 या 17 में। अभी थोड़ा-सा चैलेंजिंग हुआ हुआ है, लेकिन वी होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। तो दिस इज़ अ क्विक समरी अबाउट मूविंग देयर। 30 मिनट्स में यही सब चीज़ें हो सकती थी। बाकी मैंने
क्वेश्चंस के लिए मैं ओपन हूँ। ये दिस इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ एन एजुकेशनल कंसल्टेंट। तो मैं ऑफ कोर्स जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर किया। अगर आपको और मज़ीद डिटेल्स चाहिए यू कैन टॉक टू हिम। और ये ऑफ कोर्स मतलब कोई फ्री सर्विस नहीं है, यू विल गेट पेड फॉर दैट। लेकिन ये है कि आप इससे भी इन टच हो सकते हो। बाकी दिस इज़ प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माय साइड रज़ारी भाई। आई होप थैंक यू सो मच जितनी अली भाई, जज़ाकल्लाह। एक तो क्वेश्चन है हमारे पास से एजाज तो ये क्वेश्चन है, 5 ईयर का गैप हो तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है आप किस किस्म की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। जनरली स्पीकिंग जर्मनी में स्टडी में गैप 5 इयर्स तक का एक्सेप्टेबल होता है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड कि आपने इस टाइम में कुछ जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है या कुछ वर्क एक्सपीरियंस रहा है। अ, चलें, हमारे पास अभी टाइम कम है, तो बाकी एक दो क्वेश्चन है, और भी किसी के क्वेश्चन होंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। अली भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है वो शेयर